Guys, I'm live, just check. Yes. Is the audio video good to go? Just tell me that so I can get started. क्वेश्चन बैंक आपको शेयर कर दिया है. आई होप आपके साथ शेयर कर दिया है. हाँ, क्वेश्चन बैंक की लिंक आ गई है. ओहो बेटा, आप मुझे देख सकते हो क्या? क्या आप मुझे देख सकते हो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या ये वीडियो ऑडियो सब सही है? टेल मी फटाफट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आगे क्या करते हैं ना अभी सॉल्व. चलो अब पीओएस के क्वेश्चंस. अभी तक आईटीसी हो गया, थोड़ा वीओएस हो गया. मैंने ऐसे अभी रैंडम कुछ चैप्टर्स के आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल गुड. मैंने रैंडम चैप्टर्स को एक साथ करके कुछ क्वेश्चन बैंक बना लिए. पास पेपर, May 24 का पेपर, September 24 उनका आरटीपी एमटीपीज वगैरह को ऐसे कंबाइन करके मैंने बनाया है. अभी क्वालिटी बेटर है ना वीडियो की? इज़ द वीडियो क्वालिटी बेटर? मैं एकदम मस्त हूँ. आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप भी सब कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही कम टाइम बचा है. हाँ हाँ, वीडियो कल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. बोलती हूँ चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा. जो भी सीखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ से गो टू हेल. यस. एग्ज़ाम की टेंशन होना बहुत ही हाँ, मॉक टेस्ट पेपर में लेती हूँ और उसके बारे में बोलती हूँ. 10AA उस केस में नहीं मिलेगा. एक मॉक टेस्ट 1 में क्वेश्चन है, उसका मैं शॉर्ट ऐसा वीडियो बना के सब जगह मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा. और उसका डिस्कशन भी करवा दूँगी, तो आपको कोई क्वेरी होगी तो आपकी वो भी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. हाँ, एमटीपी आरटीपी लेने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल करूँगी. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राई करेंगे आज जो भी क्वेश्चन बैंक है ख़त्म हो जाए तो जीएसटी का ये प्रैक्टिस बैच ख़त्म हो जाएगा. तो फिर आई कैन डू आरटीपीज एंड एमटीपीज का कुछ रहेगा. जैसे आरटीपी जीएसटी का तो हो ही गया है. एमटीपी आरटीपी इनकम टैक्स का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो हो जाएगा मैनेज. ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर वी रेडी? एग्ज़ाम टेंशन तो आना ही है. बिना टेंशन के कैसे होगा एग्ज़ाम्स? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैन का आरटीपी सॉल्व हो गया ना मेरा? जीएसटी का आरटीपी सॉल्व हो गया है. मैंने बहुत सेशंस लिए तुम्हारे साथ. कब से ले रही हूँ सेशन. अब जीएसटी का ट्राई करूँगी कि आखिरी हो. नहीं ख़त्म हुआ जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट थे तो और एक लूँगी. बट उसी में फिर अगले सेशन में मैं यही स्टार्ट कर दूँगी. एमटीपी आरटीपी ऐसा ही कुछ स्टार्ट कर दूँगी. ठीक है ना. तो क्वेरीज अगर किसी को भी है तो वो भी सॉल्व हो जाती है. बहुत सेशन लिए बेटा तुम्हारे साथ मैंने. चलो अभी हाँ, अब पीओएस के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ. हमने एग्जाम्शंस के क्वेश्चंस कर दिए थे. ठंड में कैसे पढ़े, आई नो. वो तो बात है बट करना तो पड़ेगा ना बेटा. चलो एग्जाम्शंस हो गए सारे हमारे. मैं अभी स्टार्ट करती हूँ पीओएस से. तो ये पार्ट 3 है क्वेश्चन बैंक का. तो ये पार्ट 3 हो रहा है क्वेश्चन बैंक का. सो लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है. तो लेट्स गो. व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट. सो ये ओईएस वाला है. तो आपको पता है जनरल सर्विसेज, टी क्यूब एंड ओईएस. इन सब के लिए होता है बी टू बी और बी टू सी. तो इन सब के लिए होता है बी टू बी और बी टू सी. बी टू बी देन पीओएस इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ आर आर. एंड यहाँ पे होता है जहाँ लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड. ओके. सो इट इज़ लोकेशन जहाँ पे यहाँ पे होता है इवेंट के बारे में.
ये है लोकेशन ऑफ वे द इवेंट इज हेल्ड, इवेंट जहाँ पे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर इट इज़ हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स, तो बोलते हैं कि मल्टीपल स्टेट्स में हुआ तो क्या। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एसपीसी का अवार्ड फंक्शन एक बार गोवा में हुआ था, एक बार अवार्ड फंक्शन पुणे में हुआ था। तो हम अवार्ड फंक्शन कहीं पे भी करें, हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया था। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो है लोकेशन ऑफ आरआर होता है, तो एसपीसी का जो लोकेशन है वही पीओएस बन जाता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ये सर्विस देते हो तो इट रियली डजेंट मैटर। तो अगर आप ये रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ये सर्विस देते हो तो इट रियली डजेंट मैटर, ओके, लोकेशन कहाँ है। बट अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में देते हो देन इट इज़ एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर जैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे हर स्टेट में, जैसे इवेंट्स हुए, अगर कुछ नहीं बोलता तो यू हैव टू अप्लाई द नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उसके हिसाब से, या कॉन्ट्रैक्ट भी जनरली ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स हेल्ड इन ईच स्टेट, ओके। सो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो ये जो है, यहाँ पे मेरे पास कहीं आंसर होगा तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो इसी टाइप से होने वाला है। सो इट्स लाइक अ थ्योरी क्वेश्चन, सो लेट अस अंडरस्टैंड। या इन केस ऑफ एन इवेंट, इट इज़ द प्लेस ऑफ सर्विस लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मतलब आरआर। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इट इज़ आरआर। यस, मैं फाइनल में आ गया, वाह तरुण, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स। अब सुनो, इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड देन प्लेस ऑफ सप्लाईज वेयर द इवेंट इज हेल्ड। अगर इवेंट इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स एंड कंसोलिडेटेड, एक ही अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो, then it will be in proportion of the value determined as per the contract entered in this regard. In absence of a contract, you will have to follow proportionate value and it will be computed according to generally accepted accounting principles. Then means it is a generally accounting principles, मतलब जैसे events are held in the respective states. Okay? Yes. अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सेंचुरी कंप्लीट करनी है अटेंडेंस में, जल्दी करो। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये एमटीपी सितंबर 2024 का है, ओके, ये एमटीपी सितंबर 2024 का है। मैथ्स में कुछ नहीं समझ रहा है, फाउंडेशन में करना तो पड़ेगा बेटा, क्या कर सकते तू बता। सितंबर एमटीपी 2 में आया हुआ ये अगला सवाल, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। Harpreet, New Delhi boards the New Delhi Kota train. So Harpreet boards the New Delhi Kota train. So please let's focus and understand. He boards the New Delhi Kota train at New Delhi. He sells the goods taken on board by him at New Delhi in the train at Jaipur. तो वो जयपुर में सेल करता है ड्यूरिंग द जर्नी। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन द कन्वेंस, गाड़ी में जब सेल होता है तो हम ऐसे नहीं देखते अरे रुक रुक ट्रेन के बाहर जाके कि अरे कहाँ सेल हुआ, ऐसा नहीं देखते। गुड्स के लिए हम ये देखते हैं वेयर द पर्सन बोर्ड्स द ट्रेन, और अगर सर्विसेज होती है तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट शेड्यूल प्लेस ऑफ द डिपार्चर ऑफ दैट ट्रेन ऑफ दैट कन्वेंस। तो यहाँ पे ही बोर्ड्स दिल्ली, सो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी पीओएस इज गोइंग टू बी दिल्ली। सो एक लाइन में लॉ क्या बोलता है, पीओएस इसका कैसे होगा वो लिखना है, और फिर आपको लिखना है देयरफॉर हियर द पीओएस इज गोइंग टू बी न्यू दिल्ली। सो बहुत ही इजी और सिंपल से सवाल है। जो भी बचे हुए सवाल है हम कोशिश करेंगे ख़त्म करें। सो जीएसटी प्रैक्टिस बैच काइंड ऑफ आई विल से डन है, क्योंकि आईटीसी के मैंने काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। आईटीसी मैंने आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चंस आपके साथ कर लिए हैं। यस। अब सेकंड, LP Refineries gives a contract to Bansali Limited, Ranchi, Jharkhand, to supply a machine which is required to be assembled in a power plant in its refinery located in Kutch, Gujarat. So whenever अगर assembly of the मशीनरी इज़ रिक्वायर्ड, मशीनरी को हमें क्या करना पड़ता है, असेंबलिंग करना पड़ता है। सो वेन एवर आई नीड टू असेंबल द मशीनरी, द पीओएस इज इक्वल टू लोकेशन वेयर द असेंबली ऑफ द मशीनरी नीड्स टू बी डन, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन गुजरात। सो हियर द पीओएस इज इक्वल टू गुजरात। आई होप दैट इज क्लियर। पीओएस इज इक्वल टू व्हाट, गुजरात। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जैन में इनकम टैक्स हार्ड आएगा क्या? क्यों हार्ड आएगा क्या? ऐसा थोड़ी है कुछ, इस अटेम्प्ट में हार्ड आएगा क्या, उस अटेम्प्ट में हार्ड आएगा, जैसा भी आने दो हम प्रिपेयर्ड जाएंगे।
एंड आपको स्टेप्स के लिए भी मार्क्स मिलते हैं। अगर हार्ड भी आता है तो क्या हुआ, घबराने का नहीं है। एक तो आप पढ़ाई नॉलेज के लिए किया करो, ओके। ये नॉलेज आपको आर्टिकलशिप में भी हेल्प करेगा। रेडी, आई विल गो अहेड। चलो, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन द पीओएस। हाँ, आपके पास आंसर्स नहीं है, मेरे पास ये थ्योरी क्वेश्चन है तो आंसर्स के साथ फाइल है। तो अगर लगा तो मैं आंसर वाली फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई विल शेयर इट इन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। यस, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. Joy, an unregistered person of Kolkata, West Bengal, sends a courier through Kolkata. So he sends a courier through Kolkata, West Bengal, based मोहन कुरियर। तो ही सेंडिंग द कुरियर थ्रू मोहन कुरियर। हाँ, यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज मत होना। पहले तो कुरियर और दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कुरियर सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और कुरियर अगर हमने रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दी होती है देन इट इज़ द प्लेस ऑफ आर। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस नहीं दी है, अनरजिस्टर्ड है, देन द प्लेस वे द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, कि कुरियर वाले को दे दिया, ये ले भैया लेके जा। तो आपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट, आप वेस्ट बंगाल से आपको कुरियर भेजना है टू इस सिस्टम मुंबई। तो आप जॉय जो है ये रेसिपिएंट है, ये रिसीवर है। कुरियर वाला जो है ये सप्लायर है, मोहन कुरियर वाला ये सप्लायर है। आप जो जॉय है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो क्या होने वाला है, प्लेस वे यू हैंड ओवर द गुड्स। अभी मुंबई गुड्स पहुंचाने हैं तो आप वेस्ट बंगाल में कुरियर वाले के पास जाके उसको दोगे। सो हियर द पीओएस इज गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल। यस, वे द गुड्स आर हैंडेड ओवर, दैट्स वेस्ट बंगाल। सो पीओएस क्या होने वाला है, वेस्ट बंगाल। बराबर है, किसी को कोई डाउट है? आगे जाएंगे। हाँ, ऐसा मत बोलो मैंने बहुत लेक्चर्स करवाए आपके साथ, इनकम टैक्स की कंपटीशन कराया। जो मेरे साथ अगर कर रहा है, आपकी इतनी तो तैयारी हो ही जाएगी। अगर आपकी हालत बहुत ही बेकार है टैक्स में, फिर भी आप पास तो पक्का ही हो जाओगे। 50-60 मार्क्स तो आप लेकर ही आ जाओगे। और आज मैं आखिरी में आपको कुछ बोलने वाली हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरा अभी का ट्रेंड में ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो करने से आप मार्क्स को गारंटीड कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स में सिक्योर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, ओके, 3 का सेकेंड पार्ट, लेट अस जस्ट सी। ओके, लेट्स गो अहेड। 1 सेकेंड ना, यूट्यूब आपकी कमेंट्स। हाँ, सेकेंड, मिस्टर नितिन, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन resides at रेवा, मध्य प्रदेश, बुक्स अ 2-way air ticket journey from प्रयागराज, उत्तर प्रदेश to Jaipur, Rajasthan on 6 September and back. He leaves Prayagraj on 11 September in a morning flight and lands in Jaipur the same day. He leaves Jaipur on 15 September in a late night flight and lands at प्रयागराज the next day. Now जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो वहाँ पे लोकेशन ऑफ आर लेते हैं। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ आर अगेन ट्रांसपोर्टेशन का टी क्यूब OES है ना, तो ये वैसा ही है, बट यहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है देन प्लेस वेयर पीओएस इज इक्वल टू प्लेस ऑफ एम्बार्क ऑफ जर्नी। सो एम्बार्क ऑफ जर्नी मतलब जहाँ पे आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो। अब मैम लेकिन ये 2-way जर्नी है, तो यहाँ एक क्लैरिफिकेशन है कि 2-way जर्नी के लिए बोथ शुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेटली। सो जैसे कि आपकी जो पहली जर्नी है, आपने ही लीव्स प्रयागराज ऑन 11 सितंबर इन द मॉर्निंग एंड लैंड्स इन जयपुर। तो ये जो पहली जर्नी है ये वाली, यहाँ का एम्बार्गिंग प्लेस क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। सो इसके लिए आपका पीओएस होने वाला है उत्तर प्रदेश। और उसके बाद दूसरी जर्नी जो है, द सेम डे ही लीव्स जयपुर एंड लैंड्स बैक इन उत्तर प्रदेश। तो इस जर्नी के लिए आपका पीओएस होने वाला है जयपुर, दैट मीन्स राजस्थान। ओके, एक का यूपी हो गया और एक का राजस्थान हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम ऑल गुड। यस, तो सेकेंड का आंसर आपको देखना है। अगर इज गिवन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, एंड ये भी आपको पता है, अगर आपने फ्यूचर यूज़ के लिए लिया, आपको पता नहीं है, देन द लोकेशन एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इफ इट इज़ अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर। अगर नहीं है देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर। जैसे मेट्रो का पास ले लिया
तो ये सब हमने किया है। आपको पीओएस बिल्कुल करना है। अभी दिख तो ऐसे ही रहा है कि पीओएस पे 3-4 मार्क्स का सवाल आ रहा है। दूसरा जो है अकाउंट्स के ऊपर आ रहा है, अकाउंट्स की थ्योरी क्वेश्चन आ रही है, और बहुत सिंपल है कि वेयर हाउस वाले को क्या अकाउंट्स रखने हैं, एजेंट को कौन से अकाउंट्स रखने हैं, कॉम्पोजिशन के लिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। तो ये जो अकाउंट्स की थ्योरी है बिल्कुल आप करके जाओ। ये ना आपको सेव करने वाली है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन से आपको ये सेव करने वाली थ्योरी है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। देखो अभी जो है सो है, यू डोंट हैव टू गेट स्केर्ड। वट एवर इट इज़ यू हैव टू गो एंड फेस इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, देयर इज जस्ट नो पॉइंट इन गेटिंग स्केर्ड। कितना डरोगे, कितना खुद को स्ट्रेस और टेंशन दोगे, कितनी कितनी चीज़ों का टेंशन लोगे लाइफ में। इस दिमाग पर रहम करो यार, कितनी चीज़ों का। मैंने ऐसे बोला, उसने क्या सोचा, मम्मा ने क्या सोचा, पापा क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेगा, पेपर कैसा आएगा। अरे मत सोचा करो इतना। टेक वन डे एज इट कम्स, रिलैक्स, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। ठीक है। अब देखो आगे। रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश परचेजेज अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानव स्टील्स लोकेटेड एट जयपुर फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री एट हरिद्वार। नाउ रिमझिम इज लोकेटेड समवेयर एल्स, is located in Lucknow. That doesn't matter, but you are wanting the installation to be done. बेटा आप चाहते हो कि जो installation है, आप क्या चाहते हो कि जो इंस्टॉलेशन है वो हरिद्वार उत्तराखंड में हो। तो पीओएस इज इक्वल टू उत्तराखंड। अभी सेम हमने किया था उसी टाइप का। आगे जाओ। आगे, विथ रेफरेंस टू जीएसटी लॉ डिटरमाइन द पीओएस विद द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये May 24 का आरटीपी है, करेक्ट। हाँ, अब मिस कनिका ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल विजिटेड जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी। सो मिस कनिका कोलकाता वेस्ट बंगाल से, शी विजिटेड जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी एंड पेड अ कॉलेज फीस बाय परचेजिंग अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक। तो बैंक एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज ना, जनरली देखो बैंक के बारे में सोचो, जनरली उसके पास रेसिपिएंट का एड्रेस होता ही है। यहाँ B2B B2C नहीं है, बी बैंकिंग उसमें नहीं आ रहा है, TQOES में बैंक कहीं नहीं है, बट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज में, इंश्योरेंस में तो सामने वाला रेसिपिएंट कोई भी हो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता ही है। तुम्हारे एड्रेस के बिना कैसे वो तुम्हारा इंश्योरेंस करवाएंगे। तो वैसे ही जनरली बैंक के पास कस्टमर का एड्रेस होता ही है। बहुत रेयरली ऐसे होगा कि मैं यहाँ से दिल्ली घूमने गई और वहाँ से अर्जेंटली कुछ काम आ गया तो मैंने वहीं से डिमांड ड्राफ्ट निकाल लिया, देन शायद आई डोंट हैव एन अकाउंट विद द दिल्ली ब्रांच ओवर देयर, बट स्टिल उन्होंने DD निकाल के दे दिया। तो बट जनरली ऐसा होता है कि बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग के लिए we take the location of the recipient, and if the location of the recipient is not available with the bank, then we'll take location of the supplier, then we'll take location of the supplier. Is that okay with everybody? Yes. तो यहाँ पे सो हियर यू हैव टू से दैट कि फर्स्ट आई हैव टू से दैट अगर कनिका का यहाँ उन्होंने दैट शी डिड नॉट हैव एनी अकाउंट विद द बैंक, सो आई हैव टू टेल लाइक दिस कि इफ बैंक हैज़ कनिकाज, जस्ट अ सेकेंड ना बेटा, 1 सेकेंड ना। हाँ ठीक है। अब देखो इफ़ द बैंक, तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज़ नॉट अवेलेबल। देखो अगर बैंकिंग और ब्रोकिंग के लिए क्या होता है, इट इज़ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। लेकिन अगर बैंक के पास आपका लोकेशन नहीं है, ओनली इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन, इट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। देयरफॉर सिंस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, हम बोलेंगे कि बैंक के पास कनिका का लोकेशन नहीं है बिकॉज कनिका का अकाउंट नहीं है बैंक के पास। देन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, देन द प्लेस ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज राजस्थान और जोधपुर विल बिकम द POS। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? रिकैप भी हो रहा है, देखो आपका रिकैप भी हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जाएंगे। मिजू मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सप्लाई। कितनी बार मशीनरी का आ रहा है यार? मशीनरी विच इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड एट द विंड मिल ऑफ कियान विंड फार्म्स लिमिटेड विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन या असेंबलिंग ऑफ मशीनरी होता है, असेंबलिंग या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी होता है। ओ माई गॉड, दैट्स तमिलनाडु। कितनी बार वही सवाल पूछा है।
तमिलनाडु। करेक्ट, आगे जाएंगे। अच्छा, आप कितने भी क्वेश्चन करके जाओ, एक तो आप मन बना के जाओ कि जो क्वेश्चन आने वाला है वो अलग ही आने वाला है, और अलग ही आएगा तो आने दो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अलग ही आने वाला है। पहले तो आप वो मेंटली प्रिपेयर करके जाओ। आपको क्या लगता है कि जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा? तो ऐसा कैसा होगा? सीए का एग्जाम है बॉस, आपको अलग ही आने वाला है, आप कर पाओगे सॉल्व, कुछ भी हो जाए, पेपर पूरा कंप्लीट करना। गरिमा is having its permanent address in address residence in भावनगर गुजरात, purchased a car। नाउ ये थोड़ा सा हटके है, आगे के दो है ना ये क्लैरिफिकेशंस पे है। आगे के दो सवाल जो है मैम डाउट है, क्या डाउट है? इससे रिलेटेड डाउट है क्या? अरे कनिका वाले में तो रेसिपेंट का एड्रेस है, वो तुझे और मुझे पता है, बैंक को नहीं पता है। इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक ना, देन बैंक विल टेक। कनिका वाले केस में मैम मुझे तो बता दिया एड्रेस है, मैम कनिका कोलकाता की है। अरे लेकिन बैंक के रिकॉर्ड्स में होगा तो बैंक कनिका का। हर एक जन, इतने लोग डीडी बनाने के लिए आते हैं, हर एक का एड्रेस नहीं लेते। 1000 का डीडी बनाया उसने, 2000 का डीडी बनाया, किधर मैं उसका एड्रेस वेड्रेस क्या क्या बनाते बैठूंगी? सिंपल से यूनिवर्सिटी के लिए आपको एडमिशन लेना था, आपने डीडी बना दिया, बात खत्म हो गई। हमने आपका एड्रेस लिया नहीं, हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। हमको क्वेश्चन में पता है लेकिन सप्लायर को नहीं पता ना कनिका वेस्ट बंगाल की है बेटा। ओ माय गॉड। आगे जाएंगे, चलो। गरिमा हैविंग, क्या आपने मेरा मैराथन लेक्चर देखा है? जीएसटी पार्ट 1, जीएसटी पार्ट 2, इनकम टैक्स का वन शॉट, आरटीपीज, अमेंडमेंट्स, इनकम टैक्स का प्रथम सीरीज, जीएसटी की क्वेश्चन बैंक, कितनी चीज़ें आपके लिए ली है हमने। आगे एफ ने बराबर बोला, 10(1)(c) है एकदम, क्लॉज भी बराबर दिया। नाम बदल, तेरा नाम बराबर डाल, बार बार कमेंट करते रहते हैं मेरे लिए। मैम आई नहीं, मैम लेट आती है, 5-10 मिनट हो जाते हैं बेटा, टेक्निकल चीज़ें रहती है, स्टूडियो सेटअप करके आने में टाइम लग जाता है कभी कभी। हाँ, जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो कैमरा में मैं दिख रही थी लेकिन मैं स्क्रीन पर ही नहीं दिख रही थी, तो आई हैड टू कॉल माई स्टाफ, दे टुक एन एक्सेस, देन दे डिड दैट, तो समटाइम्स इट जस्ट हैपन्स, यू नो। चलो, गरिमा हैविंग इट्स परमानेंट एड्रेस इन भावनगर गुजरात परचेज अ कार फ्रॉम कियारा मोटर्स ऑफ जयपुर राजस्थान टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन एंड रोड। सो गुजरात की है बट शी वेंट टू राजस्थान टू टेक एन लोअर रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट लेने गई। Garima took the deliver the car from Jaipur and returned the car to her residence in Gujarat. Address of Garima recorded in the invoice issued by Kiara Motors mentions only the name of the state. Is that enough? Yes. जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ गुड्स खरीद रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स खरीद रहा है, ऊपर का कोई भी गुड्स में कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट नहीं है, असेंबलिंग है, या जो भी दिया है, जैसे वी डोंट केयर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स ले रहा है देन स्टेट द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट वी विल टेक इट एज द POS। एंड एड्रेस मतलब हमें ना वो गरिमा का बहुत डिटेल में गली नंबर, घर नंबर ऐसा नहीं चाहिए, फ्लोर नंबर नहीं चाहिए इतना डिटेल में, सिर्फ स्टेट भी मेंशन किया तो भी काफ़ी है। सो गरिमा इज अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर एज कियारा मोटर्स इज रजिस्टर्ड, डिटरमाइन द POS, POS इज गोइंग टू बी गुजरात। डन, लेट्स गो अहेड। Okay. Where the supply of goods is made to an unregistered person, the supply of location is the address of the unregistered person in the invoice. बराबर? हाँ। 10 द सप्लाई, हाँ अगर एड्रेस नहीं हो तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, घूम फिर के कुछ नहीं मिला तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो है ही ना। हाँ, अब ये भी एक क्लैरिफिकेशन पे है, ठीक है। Now, of course, this lecture can be watched by Jan 25, can be watched by May 25, can be watched by September 25 and Jan 26। क्योंकि GST में इतने अमेंडमेंट्स नहीं होते, May 25 में तो खास अमेंडमेंट्स है ही नहीं, कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको पता चलेगा अमेंडमेंट लेक्चर, वरना मोस्ट ऑफ यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस लेक्चर्स। ओके, आगे, Akar Advertisement Agency, a registered person in Nagpur, Maharashtra, wants to display the product of its clients at most prominent places in different states. It took rights to use the space on the hoardings mounted on fixed surface attached to earth, situated in Udaipur, Rajasthan and in Gwalior, Madhya Pradesh, from GN Enterprises registered in the state of Chhattisgarh. Akar
Car advertising agency has an exclusive right to use the space and also to manage the advertising. So Akar advertising has an exclusive right to use the space and also to manage the hoardings. So what has it taken? It has taken, it took the rights to use the space. तो उसने क्या लिया है? Yes, it took the rights to use the spaces. Wait, what will be the place of supply? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है. ये advertising एक सेकेंड, दिस इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग टू गवर्नमेंट. पहले तो ये जनरल के हिसाब से जाता है. और यहाँ पे कुछ और है, एक क्लैरिफिकेशन दिया है, सुन के लेना. होर्डिंग्स, नाउ अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन यू द क्लैरिफिकेशन. नो, वो जो नंबर ऑफ होर्डिंग्स के हिसाब से तो हम डिवाइड करेंगे, ऑफकोर्स वो होगा, बट दैट इज़ नॉट द केस हियर. व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट the place of supply of services provided here, provided by way of supply of sale of space on hoardings or grant of the hoardings or structure for advertising is the location where the hoarding or structure is located. You know, this is like an immovable property के जैसे उन्होंने बोला है. पहले तो 10 the hoarding located in उदयपुर, place of supply is उदयपुर. जो राजस्थान, for hoardings located in ग्वालियर, the place of supply is ग्वालियर, मध्य प्रदेश. You know, ये hoarding space से related, I'll just show you. There is something about that POS. तो मुझे just आपको एक चीज़ बतानी है, तो मैं फटाफट से आपको वो बता देती हूँ और उसके बाद हम ये कंप्लीट कर देंगे. तो POS हो जाएगा, फिर अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्पीड मेरा सही लग रहा है आपको? क्या आपको मेरा स्पीड सही लग रहा है? ये देखो, POS फॉर सर्विसेज. अगर वेंडर जो है सेल ऑफ होर्डिंग की स्पेस कर रहा है, सिर्फ राइट टू यूज द होर्डिंग, देन होर्डिंग इज ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से POS लगाया जाएगा. राइट, तो लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. जैसे होर्डिंग, ये फिक्स्ड है, इट इज़ फिक्स्ड टू द ग्राउंड. मैम वो एडवर्टाइजिंग हमने सीखा, POS, अरे बेटा वो जो एडवर्टाइजिंग का एक बड़ा सर्विस सीखा है ना, वो कौन सा है? दैट इज एडवर्टाइजिंग सर्विसेज गिवन टू गवर्नमेंट. ये जनरल एडवर्टाइजिंग है, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग सर्विस नहीं. पहले ये समझ के लो वो क्या बोल रहे हैं. सेल ऑफ राइट टू यूज द होर्डिंग्स, देन द होर्डिंग्स आर ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर एक सेकेंड, लाइट चली गई मेरे घर पे, बट सब इन्वर्टर पे है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. होर्डिंग इज ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस, थोड़ा फास्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगी. अगर लेकिन वेंडर जो है, इट इज़ नो सप्लाई ऑफ स्पेस, बट वो एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है, बोलेगा मैं ये एडवर्टाइजिंग करूँगा, मैं ये सब कुछ मैनेज करूँगा, देन यू ट्रीट इट एज अ जनरल एडवर्टाइजिंग सर्विस एंड देन इट इज़ नॉट अ सर्विस एज पर इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन इसको एडवर्टाइजिंग और जनरल रूल के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप समझो कि वेंडर इज पुटिंग अप एडवर्टाइजिंग, पुटिंग अप द एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एजेंसी. तो मेरे पास है कि मैं एडवर्टाइजिंग ही आपका पूरा मैनेज करूँगा. मेरे पास ही होर्डिंग्स है, मैं किसी से ये होर्डिंग्स, पहले आप होर्डिंग्स को यूज़ करना आप रेंट पे ले रहे हो, सो यू इट्स लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसा है. सो सर्विसेज रिलेटिंग स्पेशल केसेस में है ना, सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये क्लैरिफिकेशन आया था. और जनरली क्लैरिफिकेशंस जब आते हैं ना, ICAI को क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स पे सवाल पूछना बहुत पसंद है. तो ये देखो यहाँ पे जो है, दैट इज़ वाई POS इज द लोकेशन वेयर द होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग दिस एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. दे यू ट्रीटिंग दिस एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं. तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? POS ख़त्म हो जाएगा. यस. सो ये जो एजेंसी है, डिटरमाइन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय GN एंटरप्राइज टू आकार एजेंसी. तो GN के पास क्या है? GN एंटरप्राइजेज हैज होर्डिंग्स, दे आर द ओनर ऑफ होर्डिंग्स एंड दे आर गिविंग द होर्डिंग्स ऑन रेंट टू आकार. आकार को वो लोग होर्डिंग्स दे रहे हैं. ठीक है. सो होर्डिंग्स रेंट पे देना, होर्डिंग्स आर अटैच टू द अर्थ, सो देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी. सही है. सो POS खत्म हो गया. कंपल्सरी आप सब ने अकाउंट्स का चैप्टर बाय हार्ट लर्न करके जाना है. अकाउंट्स, TDS, TCS, आखिरी के जो सवाल आ रहे हैं ना, वो जनरली अकाउंट्स की थ्योरी क्वेश्चन आ रही है, रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन में से थ्योरी आ रही है. तो बेस्ट है कि आप अकाउंट्स करके जाओ, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उधर आप गलती नहीं कर पाओगे. तो वो ऑप्शनल में आपको प्लस पॉइंट देगा. आगे देखो, अभी अदर चैप्टर्स, अभी जो भी चैप्टर्स आएंगे सो आएंगे. ठीक है. अदर चैप्टर्स, लेट अस जस्ट सी. Okay, let us start.
आपको अगर लगेगा, ये तो थ्योरी आंसर्स मैंने इंस्टीट्यूट के इसमें से लिए हुए सजेस्टेड, ठीक है। देखो, हु इज़ लायबल टू कलेक्ट TCS, ना अदर चैप्टर्स ये सब असॉर्टेड आ जाएंगे। नाउ हु इज़ लायबल टू कलेक्ट TCS, now TCS at source under section 52, 51 of the CGST Act is TDS, 52 is TCS. Now briefly explain the provisions relating to registration, filing of return, deposit of TCS to government, फलाना फलाना। Now who is liable? Every eco जो एजेंट करके एक्ट नहीं कर रहा है, नॉट बीइंग एन एजेंट, इज लायबल टू कलेक्ट TCS. सो एवरी इको इज लायबल टू कलेक्ट TCS. सो इको के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, दे मस्ट गिव द रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन थ्रू कॉमन पोर्टल. सो इको, सच इको हु इज लायबल, सो पता है TDS, TCS, पर्सन डिडक्टिंग TDS, पर्सन डिडक्टिंग TCS, they are covered under section 24. So also understand that they are covered under section 24 and they have to do compulsory registration. अब इनको जो registration, हाँ, आई विल प्रोवाइड द आंसर वाला शीट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज शेयर कर दूंगी, ठीक है। आई विल शेयर दिस वाला विद द आंसर वाला शीट, आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम, आई विल डू दैट. नाउ the proper officer shall after due verification grant registration within 3 working days from the date of application. तो आपको एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल पे करना है. यू आर कवर्ड अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यू मस्ट राइट दैट अंडर 24. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ICAI से बेटर आंसर्स हम लोग लिख सकते हैं, सो वी कैन प्रोवाइड बेटर आंसर्स, इवन बेटर देन व्हाट ICAI हैज गिवन अस. सो देन आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 3 वर्किंग डेज में, कितने वर्किंग डेज में, 3 वर्किंग डेज में आपको ग्रांट कर दिया जाएगा. ओके, सो आपको 3 वर्किंग डेज में क्या ग्रांट कर दिया जाएगा? आई कांट सी द लेक्चर. यस, आपको 3 वर्किंग डेज में ग्रांट कर दिया जाएगा, RC मिल जाएगा, और आपको 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक पेमेंट कर देना है, रिटर्न भरना है. उसके साथ आपको जो रिटर्न भरना है, GSTR 8 भरना है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको भरना पड़ता है, और दैट इज़ GSTR 8 होता है. और 8 जो है मंथली रिटर्न है, हर महीने आपको भरना पड़ता है. And you have to pay the TCS also within 10 days of the next. They are also required, they have said registration से related बताओ, तो 24 बताया. Deposit of TCS बताओ, तो 10 दिनों में आपको deposit करना है. Then you also tell about returns, filing of returns. So they have to file GSTR 8. They are also required to file GSTR 9B, that is the annual return. So they also have to file before 31st December GSTR 9B, and that is the annual return, correct. एंड ये लोग 8 में ना करेक्शंस भी कर सकते हैं, और ये 8 कुछ इनका छूट गया तो अगले मंथ के 8 में करेंगे, उसके अगले मंथ के GSTR 8 में करेंगे. और फिर ये लोग है ना करेक्शंस करने का आखिरी डेट आपको पता है 30th नवंबर ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर. एंड GSTR जो एनुअल रिटर्न है वो नॉर्मल लोगों के लिए 9 होता है, कॉम्पोजिशन के लिए 9A होता है, और इको के लिए 9B होता है. आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes. Are we okay? Right. 1% has to be deducted. Correct. Now let us go ahead. Mohan, a registered person in Salem, Tamil Nadu, makes an intrastate supply of taxable goods amounting to 13,57,000. कोई मेरा बड़ा लेक्चर नहीं है TCS TDS का, 1 hour 30 का है. उसको आप वैसे भी उसको 1.5 पे देखते हो, तो हाफ द टाइम में आपका हो जाएगा. TDS TCS अकाउंट्स तो बाय हार्ट लर्न करके जाना है आपको. यहाँ पे तमिलनाडु मेक्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई टू PSU. तो PSU, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, इन लोगों को आपको TDS कट करना कंपलसरी है. तो आप सप्लाई कर रहे हो, वो आपको पेमेंट करेंगे. तो वो जब आपको पेमेंट करेंगे, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख के ऊपर है तो TDS कट करना कंपलसरी है. अब यहाँ पे एक आप गलती मत करना, ये जो 13,57,000 है, दिस इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST. तो उन्होंने क्या किया, इसको GST का रेट आपको दे दिया 18% है, तो ये इंक्लूसिव ऑफ GST है. आपको इसका अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ GST निकालना है, और फिर आपको TDS कैलकुलेट करना है. ठीक है. वॉट विल बी योर व्यू? एंड ऑफ कोर्स दे से दैट द कंसिडरेशन जो है हैज़ टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. नाउ इवन पेमेंट जो है
ईच इंडिविजुअल 2.5 लाख के नीचे है वो नहीं देखते, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस कट करना कंपलसरी है। टोटल पेमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट का 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस कट करना ज़रूरी है। थैंक यू माहीदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड यू आर वॉचिंग द जीएसटी मैराथन। हम एफर्ट्स लेते हैं लेकिन अगर आप उसको देखोगे आपका फ़ायदा होगा तो हमें अच्छा ही लगता है ना बेटा, राइट? लेट्स गो ahead now. Yeah. Now, in case of intrastate supply of goods, let us understand 1% to a supplier by a supplier by any supplier to a PSU government आपको TDS कट करना है only when the total value of contract exceeds 2,50,000 और ये 250 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सेस कैलकुलेट किया जाएगा। जब भी आप उसको पेमेंट करोगे या क्रेडिट करोगे उस टाइम पे आपको TDS कट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली मैंने आपको बोला था कि 13,57,000 उन्होंने इंक्लूसिव दिया है तो सब लोग डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 कर दो तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट आएगा 11,50,000। तो ये जो 11,50,000 है इस पे आपको टीडीएस कट करना है एट 1% ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। अब कैसे हुआ, 11,50,000 ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो एवरी इंस्टॉलमेंट इज़ 2,30,000। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 230 जो है 2,50,000 के नीचे है तो हमें टीडीएस नहीं कट करना। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको टीडीएस कट नहीं करना, तो ऐसा नहीं है कि आपको टीडीएस कट नहीं करना, आपको यहाँ पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे yes it will be deducted even though the individual payment is less than 2,50,000। so आपको बिल्कुल TDS कट करना है and you have to deduct 1% that is 2,300 each under CGST and under SGST। so you have to deduct it and you have to pay it by 10th of the next month। ये लोग रिटर्न भरते वो होता है GSTR 7 और TCS के लिए होता है GSTR 8। यप, एनी प्रॉब्लम एनीबडी इज हैविंग? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम एनीबडी इज हैविंग? सो आई विल गो अहेड। yes let me go ahead। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट बुक्स। ये तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आया है गाइस। क्या है आपका 5 मार्क्स, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़े मार्क्स है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि आपको बिल्कुल मैंने आपको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या बुक्स मेंटेन करने क्या नहीं मेंटेन करने, ये लर्न करके जाना है, बाय हार्ट लर्न करके जाना है। तो ये ऑफकोर्स मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगी, यू हैव टू डू द एंटायर अकाउंट्स का चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू नो दिस कम्स इन ऑप्शनल। तो और कोई थ्योरी है जो आपकी इतनी अच्छी नहीं है? ये थ्योरी तो आपको पता है यहाँ से थ्योरी आनी है, तो लर्न ही करके जाओ ना यार। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ 5 का दे रखा है ना। मोहन, a registered person in Salem, Tamil Nadu, makes intrastate supply of taxable goods amounting to, फिर से वही आ गया, रिपीट हो गया क्या ये? 13,57,000 इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये। आगे जाएंगे। मिस गार्गी, a registered dealer in Rajasthan, did not file GSTR 3B for the month of June, but she wants to file GSTR 3B for the month of July. Is it possible? Answer with reference of section 39 of the CGST Act. So is it possible? No. You have to file the prior period returns and only then the returns for the subsequent period can be filed. So you have to file the returns for prior period, only then the returns for the subsequent period can be filed. So registered person is not allowed to furnish. A registered person is not allowed to furnish the returns of any previous, not allowed to furnish a tax return if the previous tax returns has not been furnished. Therefore, उसको पहले जून का रिटर्न भरना पड़ेगा, उसी के बाद she can file the return for July. Okay? So is this clear? Yes. आगे
Can a CA become a GST practitioner? Of course, a CA, you must have a certificate of practice, but still you will have to register on the GST portal. तभी आप GST register on the portal, तभी आप कर सकते हो, वरना आप GST practitioner नहीं बन सकते. ओके, अदरवाइज यू कांट बी अ GST practitioner. समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज आप GST practitioner नहीं बन सकते. बहुत सिंपल सी बात है. तो आपको अगर GST practitioner बनना है तो आपको GST के पोर्टल पे एज अ GST प्रैक्टिशनर रजिस्टर करना पड़ेगा. तो GST प्रैक्टिशनर पे भी सवाल आया हुआ है एक बार, थ्योरी क्वेश्चन. न्यू सिलेबस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि GST पे थ्योरी क्वेश्चंस का भी स्ट्रेस देने लगे हैं. सो दे आर आस्किंग यू थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो इन GST अंडर द न्यू सिलेबस. ठीक है, यस. तो ये क्लियरली दिया है. GST practitioner, however, he must have a certificate of practice as a CA, of course, but he must and having GST registration does not imply that मेरे पास COP है, मैं GST में रजिस्टर्ड हूँ. दैट डजंट इम्प्लाई कि मैं प्रैक्टिशनर करके प्रैक्टिस कर सकती हूँ. उसके लिए मुझे जो एनरोलमेंट प्रोसेस है पोर्टल पे वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आगे जाएंगे. रेडी? आगे क्वेश्चन नंबर 7. आई थिंक ऐसे 15 ही क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? एक ही सेकेंड. हाँ, तो हम कंप्लीट तो कर ही पाएंगे, ऐसे मुझे लग ही रहा है. लेट अस सी. लिस्ट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज विच कैन बी फर्निश्ड यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, दैट इज IFF. IFF फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो QRMP लेते हैं. अब QRMP लेते हैं, अब IFF या GSTR1 में आप क्या डेटा डालते हो? हम आउटवर्ड सप्लाई का डेटा डालते हैं. हम कौन सा डेटा डालते हैं? कैसा है रे ये संजय? 1 सेकेंड बोला था, 1 सेकेंड इज ओवर. आउटवर्ड सप्लाई का डेटा डालते हैं. अब ये जो आउटवर्ड सप्लाई का डेटा होता है, इसमें इन्वॉइसेस जाते हैं. इन्वॉइसेस के साथ आपके डेबिट नोट्स भी जाएंगे और आपके क्रेडिट नोट भी जाएंगे. उस महीने आपने जो भी इन्वॉइसेस रेज किए वो, उस महीने के जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट्स है वो. ऑफकोर्स IFF हैज़ अ लिमिट दैट उसमें आप 50 लाख से ऊपर नहीं दे सकते हो. तो ऑफकोर्स they've given a very straightforward answer. I would have written a sentence that पहले तो IFF facility is optional and it can be opted in case of the suppliers who have suppliers who have opted for the QRMP may opt for IFF facility. एंड ये फैसिलिटी हेल्प करती है कि आप टाइमली आपके 3B में चला जाए, क्योंकि आप IFF में सेल डालोगे या GSTR1 में डालोगे, वहाँ से पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल से 2B में आएगा. ठीक है, यस. तो एग्जैक्टली इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाएंगे इंटर स्टेट के, और इंट्रा स्टेट के भी जाएंगे. जो रजिस्टर्ड पर्सन है B2B का ही जाएगा, ऑफकोर्स B2B. डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स दैट आर इशूड इन दैट मंथ. करेक्ट? yes, I'll be discussing the 19 December test as well. 19 December को आप सभी को टेस्ट देना है 2 से 5, और जैसे ही टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा मैं 5:30 के आसपास ये पेपर डिस्कस करूँगी, ऑन YouTube लाइव डिस्कस करूँगी. ठीक है? सो आई विल बी डिस्कसिंग द टेस्ट लाइव ऑन YouTube at 5:30. ओके, यस. Now, who can be registered as a GST practitioner? Again, it's a theory question which you need to go through. I told you MTP में आया था, बट ठीक है, थ्योरी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो आपको फोकस करना है, और इजी मार्क्स है आपके लिए. ठीक है? सो ये आंसर आपको आ जाएगा, तो आप देख सकते हो. यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बोली है. आप CA CS CW हो सकते हो. आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर करके प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा भी दिया गया है. अच्छा, कौन सा टेस्ट आपको नहीं पता? SPC इज टेकिंग अ फ्री टेस्ट. हमारी जो टीम है टेस्ट सीरीज़ की, हम जैसे 2 to 5 2 बजे आपको ये पेपर मिलेगा. फिर आप ये पेपर सॉल्व करना 2 से 5.
तो जैसे संडे को अकाउंट्स हो गया था, कल लॉ है, तो इसीलिए कल मैं इस टाइम पे शाम को सेशन नहीं लूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए। तो तो कल जो है अंकिता मैम डिस्कस करेंगे। हाँ, आनंद सर यहाँ नहीं थे, आनंद सर इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग, और वो जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से वो लेक्चर लेने वाले थे, बट नेटवर्क इशू की वजह से वो लेक्चर नहीं ले पाए। तो वो आपको दे देंगे, ऑफकोर्स द पेपर विल बी डिस्कस्ड। कल अंकिता मैम डिस्कस करेंगी, तो इसलिए कल मैं इस टाइम पे सेशन नहीं लूँगी। तो फिर आपको एक दिन छुट्टी मिलेगी, आप टैक्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, टैक्स का पेपर दीजिए, और आप थर्सडे को जब टैक्स का पेपर 2 to 5 देंगे, 5:30 ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर विथ यू ऑनलाइन। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, आपको चेक करके नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। तो आई एम श्योर एसपीसी के टेलीग्राम चैनल पे आ ही रहा होगा, या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आई थिंक रजिस्टर भी करना पड़ेगा ना। चलो, सो ये आपको पढ़ना है। आगे, मिस्टर Jagmuk is a registered dealer in Kerala. So he is a registered dealer. रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है बेटा, किसी ने किया है क्या, कोई बता देगा क्या मुझे? रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? एसपीसी के टेलीग्राम चैनल पे लिंक आया ही होगा ना रजिस्टर करने का। पेपर अपलोड नहीं करना है, चेक करके नहीं मिलेगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। यस, इट्स सेल्फ इवैल्यूएशन, आप चेक करोगे, हम डिस्कस करेंगे। अब मिस्टर, लेट्स डू, कम ऑन, आंसर कॉपी सबमिट नहीं करनी है आपको। Mr. Jagmuk is a registered dealer in Kerala paying tax under composition levy on 1st April, from 1st April, sorry. So he is under composition scheme from 1st April. However, he opts to pay tax under the regular scheme from 1st December. तो क्या वो 1st दिसंबर से उसने नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू नो, उसने इंटरस्टेट सप्लाई स्टार्ट कर दिया होगा, उसकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज 10% से ज़्यादा हो गई, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट के ऊपर चला गया, या जो भी कुछ कंडीशंस है उसकी वजह से वो कॉम्पोजिशन के बाहर आ गया और उसको नॉर्मल स्कीम की तरह पेमेंट करना है। अब इज ही लायबल टू फाइल GSTR 4 फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर? यस, बिकॉज ही ऑप्टेड आउट, तो उसको लग रहा है मैंने ऑप्ट आउट कर दिया, GSTR 4 साल में एक ही बार भरते हैं और वो पूरा साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल को भरते हैं। तो भाई साहब, आप कुछ समय के लिए तो कॉम्पोजिशन में थे ना, तो आपको बिल्कुल GSTR 4 पे फाइल करना है, एंड दिस GSTR 4 हैज़ टू बी फाइल फ्रॉम अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक आपको फाइल करना पड़ेगा, और इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल ही होगी। सो जो कॉम्पोजिशन सप्लायर होते हैं उनको 2 रिटर्न्स भरने होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिटर्न और फिर होता है एनुअल रिटर्न। तो क्या उसको GSTR 4 भरना पड़ेगा? ऑफकोर्स उसको GSTR 4 भरना ही पड़ेगा, GSTR 4 से रिलेटेड उसको कोई भी चॉइस नहीं है, ही हैज़ टू फाइल GSTR 4. So where he opts to withdraw from composition scheme, let him withdraw, he still has to file GSTR 4 for the period under which he was in composition scheme, उतने पीरियड के लिए तो उसको बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा, and he has to furnish it like the normal due date, that is 30th of April. For the year ending, he will have to submit the GSTR 4 by 30th of April of the next FY. ठीक है, yes, आगे जाएंगे। Who are not eligible to opt for composition scheme of goods under GST laws? कौन एलिजिबल नहीं है? ऐसा व्यक्ति जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस हो गया है, ऐसा व्यक्ति हु इन द करंट ईयर इज डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई, ऐसा व्यक्ति जो सर्विसेज की वैल्यू जो सर्विसेज दे रहा है वो 10% से ज़्यादा दे रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई भी कर रहा है। सो यू नो, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, supplier making interstate outward supply, person supplying goods or services through e-commerce operator who is required to collect tax at, अब ये कट हो गया, कभी दिया उन्होंने ये, ओ माय गॉड, ये कभी का है ऐसा क्यों किया उन्होंने? यू कैन ना नाउ सप्लाई थ्रू इको, या कॉम्पोजिशन सप्लायर कैन सप्लाई थ्रू इको ना, हाँ, सर्विसेज, पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज थ्रू इको, ऐसा कैसा दिया उन्होंने?
You can supply goods. Now, what you cannot supply is you cannot supply services through eco. Yeah, you cannot supply services through eco. अभी ये कंडीशन नहीं है. G सप्लाई हो सकता है, cannot supply S through eco. अरे हाँ ना, ऐसा ही है ना, सिखाया ना मैंने. Yeah, you're a manufacturer of notified goods. Supplier is either a CTP, NRTP. Write any 5 points. बहुत है. आपको वो इको वाला पॉइंट में कंफ्यूजन हो गया तो राइट दोज पॉइंट्स विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. ऐसा व्यक्ति जिसका सर्विसेज की वैल्यूज एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ 5 lakhs विच एवर इज हायर, उससे भी आप ज़्यादा दे रहे हो, मार्जिनल सर्विसेज देना अलाउड है, आप उससे भी अगर ज़्यादा दे रहे हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए. देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. समझ में आ रहा है क्या? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? टेल मी दैट फास्ट. फटाफट बताओ, फटाफट बताओ. फटाफट बताओ. एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? अगला मेसर्स टी, ज़्यादा नहीं है. आई हैव टू 15 तक ही क्वेश्चंस है तो वील बी एबल टू फिनिश दिस. तो ये ख़त्म करके आज मैं जीएसटी की प्रैक्टिस बैच ख़त्म कर दूंगी. और उसके बाद जैसा आरटीपी या एमटीपी मुझे इसलिए लेना है क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, और एमटीपी खास करके मुझे 10AA के लिए डिस्कस भी करना है. सोल्यूशन सही है, उससे रिलेटेड क्या बात है मैं आपको बता दूंगी. एक वीडियो छोटा सा बना के, वॉइस नोट बना के आपको अलग अलग ग्रुप्स पे, मैं आपके जो भी ग्रुप्स है वहाँ पे भेज दूंगी. ठीक है, ठीक है. चलो मेसर्स टी. अभी जिसको थ्योरी के साथ नहीं जमता, आपने पहले टीडीएस करना है, टीसीएस करना है, अकाउंट्स का चैप्टर करना है. यस, आपको करना ही है थ्योरी, चॉइस नहीं है बेटा. ठीक है, आगे जाएंगे. आई थिंक मैंने आपके साथ काफ़ी लेक्चर्स लिए. 4 जीएसटी के हो गए, 6 इनकम टैक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद मैंने आपके साथ मैराथन ले लिया, और अब मैं आगे एक आरटीपी का सेशन हो गया, अमेंडमेंट का सेशन हो गया है. तो मैं आपसे वैसे लगातार मिल ही रही हूँ. मैम एटीओ में आरसीएम इनवर्ड ऐड होता है या आउटवर्ड? आउटवर्ड वाला ऐड होता है हर्षित. एटीओ इज माई टर्नओवर ना. एटीओ क्या है? मेरा टर्नओवर है. टर्नओवर में मेरा आउटवर्ड ही ऐड होगा ना, इनवर्ड क्यों ऐड होगा? हाँ मैम, बट इनवर्ड पे आप टैक्स पे करते हो, करो ना, बट वो सेल थोड़ी है तुम्हारा, वो तो इनवर्ड है ना. एटीओ इज सेल, सेल में थोड़ी ऐड होता है, आउटवर्ड ऐड होता है. जो भी मेरा सेल है वो ऐड होता है. ठीक है. जो कंपाइलर मैंने कल दिया वो आपके लिए है क्या? नहीं, आपके लिए अलग कंपाइलर दिया है ना. Jan 25 वालों को हार्ड कॉपी नहीं दिए, सॉफ्ट कॉपी दिए कंपाइलर की. हाँ, तो ये सिर्फ Jan 25 वालों, सॉरी Jan 25 नहीं, May 25 के लिए कंपाइलर जो मैंने दिया है सॉफ्ट कॉपी, वो May 25 के लिए. आपको हार्ड कॉपी मिली है ना यार. चलो आगे जाएंगे. Messrs T is a registered dealer of Andhra Pradesh trading in different types of machinery and its related different types of services. तो ये मशीनरी में डील कर रहा है, प्लस मशीनरी से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज में डील कर रहा है. सो इट इज़ डीलिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड डीलिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर सेल ऑफ मशीनरी वॉज 1.32 करोड़. तो उसका टर्नओवर कितना था? 1.32 करोड़ लास्ट ईयर का टर्नओवर. सो पीपीवाई मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर, लास्ट ईयर टर्नओवर इज इक्वल टू 1.32 CR. इट वॉज द फर्स्ट ईयर, सो दे हैड नॉट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फॉर सर्विसेज. तो लास्ट ईयर पहला साल था तो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी थी. ठीक है, कोई बात नहीं. रिलेटिंग टू मशीनरी, तो उनका काम है मशीनरी बेचना और सर्विसेज रिलेटिंग टू मशीनरी, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस सर्विसेज रिलेटिंग टू मशीनरी. तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था तो उन्होंने ये सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करी थी. गुड मॉर्निंग विवेक, गुड आफ्टरनून विवेक. ओके, अब आगे जाएंगे. दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ 6.25 lakhs, for which they have to purchase some raw material
सो उनको 6.25 lakhs की सर्विस प्रोवाइड करनी है, प्लस दे वांट टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर स्टेट्स। कैन दे डू इट? येस, इनवर्ड सप्लाई हो सकता है। एग्जामिन वेदर टी कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। सो आंसर इज येस, बिकॉज कॉम्पोजिशन के लिए 1.5 का टर्नओवर चाहिए, तो ये 1.5 के नीचे है लास्ट ईयर का। दूसरा, सर्विसेज उनको देनी है तो 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, तो उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.32 है, उसका 10% निकालेंगे तो लगभग 13,20,000 के आसपास आएगा, और 5 lakhs विच एवर इज़ हायर। तो इतनी तो सर्विसेज ये दे सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू कम अंडर क्या बोलते हैं हम, सो डेफिनेटली ये एलिजिबल है। ये इनवर्ड सप्लाई दे सकते हैं, ये इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। येस, दस इट इज़ परमिटेड, 13,20,000 तक कर सकते हैं, बट सेल्स नहीं कर सकते, करेक्ट। सो इट इज़ दस इट इज़ कंक्लूडेड दे कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। ओके, आगे जाएंगे। 12th question. Come on, we don't have many questions to do. It is simple. 12, 13 and 14 and 15 and then our 16 भी है, 17 भी है, 17 तक है, ठीक है, आज कंप्लीट कर देंगे। सो क्वेश्चन बैंक जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल। रैंडमो, ऑफ कोर्स दिस डजंट मीन इट्स डन, यू हैव टू गो थ्रू। वॉल्यूम कम है क्या? 17 तक है, ठीक है, आज कंप्लीट कर देंगे। मेरे यहाँ से वॉल्यूम हाई है, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। मेरे यहाँ से वॉल्यूम हाई है बेटा, मेरे यहाँ से वॉल्यूम हाई है, लेकिन ठीक है। रैंडमो लिमिटेड और रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी हैड डीमर्ज्ड इट्स ऑपरेशंस विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर, तो उसके ऑपरेशन डीमर्ज हो गए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ रैंडमो लिमिटेड हैज़ बीन कैंसल्ड स्यू मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर। द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ऑर्डर जो है कैंसलेशन का वॉज पास्ड ऑन 4 नवंबर, बट ये ऑर्डर वॉज सर्व्ड, आपको ऑर्डर सर्व किया गया था, वो सर्व्ड ऑन 7 नवंबर। तो ऑर्डर एक 4 नवंबर को पास किया, एंड देन उसके बाद ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड ऑन 7 नवंबर। सो ऑर्डर वॉज सर्व्ड ऑन 4 नवंबर एंड ऑर्डर जो है उन्होंने पास 4 नवंबर को किया और आपको सर्व किया 7 नवंबर को। आई एम सॉरी। देन रैंडमो लिमिटेड विशेज टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑन 4 फेब। ओहो, उसको 4 फेब को करना है। 4 फेब को कितने महीने हो गए उसको? नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब, 3 महीने। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं। Now, the tax consultant of Ranmo Limited advised that the application of revocation of cancellation or registration is time barred. घूम फिर के पता है इसी पे सवाल आते हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में से। आजकल तो मैं आपको बोलती हूँ रजिस्ट्रेशन में से क्या सवाल आ सकता है कि आपके पास आधार का आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अच्छा, वैसे आधार का जो वो पायलट प्रोजेक्ट है वो गुजरात में जो हमने डाला था ना बायोमेट्रिक वाला, वो और 2 स्टेट्स में उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया है। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपको बैंक डिटेल्स देने हैं। बैंक डिटेल्स नहीं दोगे तो सस्पेंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद दोगे तो 30 डेज तक का टाइम है, तब तक आप बैंक के डिटेल्स दे सकते हो। फिजिकल प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है साइट वेरिफिकेशन के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और यही आपको बोला गया है, येस नाउ रेवोकेशन इज़ 90 + 180 डेज। 90 + 180 डेज है, तो अभी अमेंडमेंट हुआ, इट इज़ 90 + 180 डेज। 180 डेज़ के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि 180 डेज़ अगर कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर वो अलाउ करेंगे तो 180 डेज़ तक आप रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो 90 डेज़ ये कहाँ से काउंट होगा? सो 90 डेज़ विल बी काउंटेड फ्रॉम 7 नवंबर। तो 7 नवंबर के आगे आपको 90 डेज़ लेना है, ठीक है। तो नवंबर में 30 तारीख है, नवंबर 7 से लेके 30 - 7 अगर आप लेते हो, सो दैट इज़ 23 डेज़। फिर दिसंबर में कितने दिन है बेटा? 31, जैन 31, एंड यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 23 + 31, 23 + 31 + 31, यहीं पे 85 डेज़ हो गए, यहाँ पे 85 हो गया।
एंड फेब्रुवरी के 5 दिन, या सो 90 डेज, 5 फेब तक आप कर सकते हो। और आप कब करना चाह रहे हो? यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑन 4th of February, सो यू आर विद इन द टाइम, इट्स वेल विद इन द टाइम, यू आर वेल विद इन द टाइम। और प्लस आपको और 180 डेज का भी एक्सटेंशन मिल सकता है। आंसर देखते हैं ICAR ने कैसे दिया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय अ PO suo moto on his own, he applies, can submit an application within 90 days from the date of service of the order. So you can apply for revocation within 90 days. Okay, तो आप कितने दिनों में अप्लाई कर सकते हो? विदिन, yes, so you can apply for registration within 90 days of service of order of cancellation. However, such period may on sufficient cause and by recording the reasons in writing can be extended by the commissioner for a further period of 180 days. Thus, in the given case, the 90 days will be counted from 7th of November and the application is valid in law. तो उन्होंने काउंट भी नहीं किया, बट 90 ऑफिसर की परमिशन से 90 डेज एक्स्ट्रा मिल सकता है। हाँ, सो 90 प्लस एक्स्ट्रा 180 डेज, उसमें अमेंडमेंट हो गया। अभी पहले वो 90 + 90 अभी नहीं है, पहले इट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ 90 + 180। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हैव यू वॉच्ड माई अमेंडमेंट लेक्चर और नॉट येट? ये देखो, पायलट स्टेट कहाँ है, कौन से स्टेट में है? देखो, गुजरात में तो है ही, अभी पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी एक्सटेंड कर दिया है। यस, यू मस्ट वॉच। GST में एक और खास बात है, अमेंडमेंट पे मार्क्स आते हैं, तो GST का प्लानिंग कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी ऑफकोर्स। यस, चलो अब रिविजन लेक्चर की ओर वापस। 13th क्वेश्चन, रेडी? Apex Cinemas, a registered person engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinema films in multiplex screens, was issuing consolidated tax invoice. Was issuing consolidated, मैम लिंक मिल सकती है क्या? कौन सी लिंक चाहिए हर्षित तुझे? वॉज इशूइंग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। इनको काय को चाहिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस? इनको नहीं इशू करना है। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जो हर महीने मंथ एंड तक कर सकते, वो फैसिलिटी हमने बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को दी है, बाकी लोगों को नहीं दी है। इन लोगों को मल्टीप्लेक्स को बोला है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टिकट देना है, और दैट टिकट ओनली विल बी ट्रीटेड एज द टैक्स इनवॉइस, चाहे उस पर रेसिपिएंट का नाम हो या ना हो। तो आप अगर मूवी हॉल में जाते हो, टिकट खरीदते हो, क्या आपका नाम, एड्रेस, आपके डिटेल्स वहाँ पे होते हैं क्या? नहीं होते। और इनको वो छूट दे रखी है, रिलैक्सेशन दिया है कि उनका ये नाम हो या ना हो उस पर अलाउड है। वैसे बैंक्स को भी दे रखा है कि बैंक्स ना रेसिपिएंट का नाम नहीं डालेंगे तो भी, एड्रेस नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, एड्रेस नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव डन KYC, दे हैव ऑल द डिटेल्स। करेक्ट? अमेंडमेंट वाले की लिंक, लेक्चर की लिंक, अरे तुम लोग गूगल तो करो, GST अमेंडमेंट, टैक्स अमेंडमेंट, पूजा मैम, आई थिंक आ जाएगा लेक्चर। ठीक है, देख ले अभी गूगल मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देख ले। या तो व्हाट दे आर सेइंग इज, इन लोगों को तो मल्टीप्लेक्स को नहीं है कंसोलिडेटेड इनवॉइस की कोई भी प्रोविजन, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। सो हियर द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स है, दे आर बीइंग इशूइंग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February 24। द डिपार्टमेंट रेज्ड ऑब्जेक्शन फॉर दिस प्रैक्टिस एंड आस्क्ड देम टू इशू सेपरेट टैक्स इनवॉइस। ओहो, इनको टैक्स इनवॉइस ही नहीं रेज करना, इलेक्ट्रॉनिक टिकट रेज करनी, एंड दैट टिकट ओनली विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्स इनवॉइस। Yes, the procedure followed by them is as under. The option to issue consolidated tax invoice is not available for them. That is available only to banks. Month के end पे आप करो. Thus, Apex Cinemas cannot issue consolidated tax invoice at the end of close of each day
क्लोज ऑफ ईच डे तो वो वहाँ पे जाता है, पता है, जहाँ सामने वाले को बिल नहीं चाहिए और वो अनरजिस्टर्ड है और 200 के अंदर है, तो आप उसको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हो, बट ये सिनेमा वालों के लिए नहीं है. दे हैव टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट, और उनका इलेक्ट्रॉनिक टिकट ओनली विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्स इनवॉइस. इट विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्स इनवॉइस. The said electronic ticket will be deemed as a tax invoice. Okay? आगे जाएंगे. 14th question. X, a registered person under GST, has an aggregate turnover in the preceding financial year of 8 CR. He is desirous to know whether e-invoicing is applicable for supplies made. अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ, एक और चीज़ होती है, आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना, ऐसे थ्योरी वाले टॉपिक, आपको लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, आप पढ़ के जाओ. आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक होगा कि कैसे लिखना है, पक्का आपको स्ट्राइक होगा. आपको पढ़ते लगेगा क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ. कोई बात नहीं है, जस्ट कीप ऑन रीडिंग, जस्ट कीप ऑन रीडिंग. ठीक है. हाँ, प्लीज़ आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखना है. जीएसटी में खास करके मार्क्स अमेंडमेंट पे आते हैं. नाउ यहाँ देखेंगे 8 CR है. ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज, PSUs दैट आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर एक्स. पहले तो मुझे बताओ ये इन्वॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर. तो मिस्टर एक्स इज डीलिंग विद गवर्नमेंट. यहाँ मिस्टर एक्स ये सप्लायर है. मिस्टर एक्स का टर्नओवर 8 CR है. तो अगर आपका टर्नओवर PY 17-18 से लेके अभी कभी तक भी 5 करोड़ के ऊपर चला गया तो आपको ई इन्वॉइसिंग बिकम्स मैंडेटरी. देन आपको क्या होता है? ई इन्वॉइसिंग बिकम्स मैंडेटरी. सो इफ़ ई इन्वॉइसिंग इज मैंडेटरी इन दिस केस, यस. तो मैम ये गवर्नमेंट है, हमने तो पढ़ा है गवर्नमेंट को छूट है. अरे गवर्नमेंट अगर इन्वॉइस बना रही है, मतलब गवर्नमेंट अगर सप्लायर की चेयर पे बैठी है तो एग्जम्प्ट है. यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट दे कीप ऑन प्लेइंग म्यूजिकल चेयर. सप्लायर, गवर्नमेंट जब रेसिपिएंट की चेयर पे बैठी है तो बैठने दो. इन्वॉइस बनाने का काम सप्लायर का है, तो सप्लायर को बिल्कुल इन्वॉइस बनाना है. मोमेंट गवर्नमेंट कम्स इन द चेयर ऑफ सप्लायर, फिर वो इन्वॉइस रेज करेगी तो गवर्नमेंट पूछेगी क्या हमें इन्वॉइस रेज करना है, तो आंसर इज नो. आपको ये ई इन्वॉइसिंग का एग्जम्पशन वाला पार्ट, एक्सेप्शन वाला पार्ट बिल्कुल लर्न करके जाना है कि किसको छूट है. बैंक्स, इंश्योरेंस, मूवी थिएटर. अरे उनको, मूवी थिएटर वाले को नॉर्मल टैक्स इन्वॉइस बना के उनको कहाँ ई इन्वॉइसिंग बोलेंगे. पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. बेटा यू मस्ट वॉच ऑल ऑफ दिस इज देयर इन माई मैराथन. ओके, यस. तो बिल्कुल ई इन्वॉइसिंग इज एप्लीकेबल. अकॉर्डिंगली द रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस मेड टू सच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो बिल्कुल ये आपको रेस करना है. हाँ, ये सर्कुलर आया था. क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो गए. गवर्नमेंट आ गया, ऐसे बावट जैसे करते हैं. ऐसा थोड़ी होता है यार. गवर्नमेंट जब सप्लायर की चेयर पे तो तब नहीं करना, लेकिन वो रेसिपिएंट की चेयर पे है तो तब ये इनवॉइस रेस करना पड़ेगा इफ़ योर टर्नओवर एक्सीड्स 5 CR. हाँ, एग्जाम्शन में SEZ भी है, याद रखना, जिसको टर्नओवर नहीं करना है, जिसको ई इनवॉइस नहीं करना है. क्या रे, अटेंडेंस कम है. मॉर्निंग वाले लेक्चर में मेरे अटेंडेंस ज़्यादा रहता है. आगे 15th क्वेश्चन. Mohan Enterprise is a registered person having PP, principal place of business in Gandhinagar, Gujarat. Principal place, okay. They receive services, okay. They receive services of advocate Sameer, a registered person from Ahmedabad. So उन्होंने लीगल सर्विसेज ली. लीगल सर्विसेज में वो RCM आएगा, ठीक है. बट दे ऑल्सो गॉट सर्विसेज, फुल स्टॉप है हाँ उधर. फिर शेखर, फिर शेखर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ लेबर टू मोहन एंटरप्राइजेस. Explain the provisions relating to issue of invoice by Mohan Enterprises if he is liable to pay tax under RCM 9395. So if you are liable to pay tax under RCM, आपको तो पेमेंट वाउचर देना ही एज अ रेसिपिएंट. लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर टैक्स इन्वॉइस रेज करेगा. जैसे कि इस केस में मोहन ने एडवोकेट समीर से लिया और समीर वॉज रजिस्टर्ड. सो लीगल सर्विसेज में
तो लीगल सर्विसेज जो है उसमें अपना मोहन जो है वो रेसिपिएंट है, मोहन जो है वो रेसिपिएंट है. इट विल पे टैक्स प्लस इट हैज़ टू जस्ट इशू अ पेमेंट वाउचर. नो इनवॉइस, नो टैक्स इनवॉइस. रेसिपिएंट को यहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करना, नो टैक्स इनवॉइस. वो टैक्स इनवॉइस कौन रेज करेगा? वो टैक्स इनवॉइस सप्लायर रेज करेगा, इसको रेज नहीं करना. लेकिन अगर जो लेबर है, लेबर से जो सर्विस ली है वो अनरजिस्टर्ड है, ये तो लीगल सर्विस. लीगल रजिस्टर्ड में जो सप्लायर है वो एडवोकेट क्या था? वो रजिस्टर्ड था. लेकिन अब मैं जब लेबर से सर्विस ले रही हूँ, ये लेबर क्या है? अनरजिस्टर्ड है. और लेबर अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होता है? द लेबर इज़ अनरजिस्टर्ड तो क्या होता है? लेबर अनरजिस्टर्ड है तो फिर ऐसे केस में ऐसा होने वाला है कि रेसिपिएंट हैज़ टू इशू टैक्स इनवॉइस. आर वी डन? आई थिंक ये सब मैंने इन्वॉइसेस डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर में कवर कर दिया है. यस. हाँ, बट उन्होंने ये भी बोला है कि मैम लेबर सर्विसेज के लिए, एक मिनट, हाँ, लेबर सर्विसेज के लिए देयर इज नो आरसीएम ओनली, बट नो आरसीएम. हाँ ना, लेबर सर्विसेज के लिए आरसीएम नहीं है ना. सर्विसेज तो अपने को पता है इट्स नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम. तो वेरी क्लियरली दे से अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू, यहाँ पे उन्होंने इन दिस केस टैक्स ऑन सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एडवोकेट इज पेबल अंडर आरसीएम. वी नो दैट. हाउएवर मोहन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस बिकॉज सप्लायर इज समीर इज रजिस्टर्ड. फर्दर टैक्स ऑन लेबर सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इज नॉट पेबल अंडर आरसीएम. परफेक्ट. तो आरसीएम में पेएबल ही नहीं है, आरसीएम में पेएबल ही नहीं है. तो आगे टैक्स का इसका सवाल ही नहीं आता. तो ये मैं चेंज करती हूँ यहाँ पे. लेबर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट यहाँ पे हम बोलेंगे नो आरसीएम. हाँ, लेबर सर्विसेज कहाँ आरसीएम में ना. लीगल है, एजेंट है, सर्विसेज हमें पता है. देखो गुड्स हमें नहीं है सिलेबस में, बट सर्विसेज है. तो लेबर सर्विसेज नो आरसीएम. हाँ, तो सॉरी मेरी वहाँ पे गड़बड़ हो गई एकदम से. हाँ, बट ऑफकोर्स 16 सर्विसेज में लेबर सर्विसेज नहीं है. वहाँ पे एजेंसी सर्विसेज है, फिर लीगल सर्विसेज है. एजेंसी में आते हैं नो सिक्योरिटी पर्सनल, बैंक को जब रिकवरी एजेंट गिविंग सर्विसेज, इंश्योरेंस एजेंट, डीएसए अगर वो इंडिविजुअल है तो. उसके बाद आते हैं आरबीआई, सेबी लेंडिंग ऑफ शेयर्स, आरबीआई कंपनी के डायरेक्टर, ये सर्विसेज है. फिर उसके बाद आता है आर्टिस्ट वाली, ऑथर वाली सर्विसेज. उसके बाद आता है रेंटिंग जीटीए और रेंटिंग ऑफ मोटर कैब वाली सर्विसेज. सो ये कुछ मेन सर्विसेज है विच आर कवर्ड अंडर आरसीएम. स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज, आर्टिस्ट एंड स्पॉन्सरशिप, करेक्ट. बिजनेस फैसिलिटेटर, करेक्ट. हाँ, नो नीड ऑफ इन्वॉइस. देन टैक्स इन्वॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है. जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति वो आपको एक कच्चा बिल, जस्ट बिल बोल के भी दे सकता है. तो यहाँ जो है वो जस्ट बिल. तो यहाँ पे आरसीएम ही नहीं है, नो आरसीएम. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इन्वॉइस. यस, रेंटिंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विसेज एंड रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, करेक्ट. Are we done? Are we done? Business correspondent and bank doesn't get covered under RCM, but business correspondent and bank doesn't get covered under RCM, but business facilitator and bank gets covered under RCM. Oh, are we done? Are we done? Are we done? Now 16 and 17. Wow. Last. वो भी आई थिंक डबल हो गया है, रिपीट हो गया है. नहीं हुआ है, सॉरी, अलग अलग है. तो सॉरी अगर आप मेरी वजह से अगर कंफ्यूज हो गए तो मैंने लेबर सर्विसेज, ठीक है, मैंने सिर्फ फोकस किया. नहीं अनरजिस्टर्ड तो आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है, ऐसा नहीं. हाँ, चलो आगे जाओ. Sheen Limited, a registered supplier, wishes to transport cargo by road between two cities situated at a distance of 372 kilometers. Validity period of the e-way bill for the said cargo if it is over-dimensional cargo or otherwise.
ना अदरवाइज होता है तो इट इज़ अप टू 200 किलोमीटर्स तक वन डे होता है प्लस एडिशनल, एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर्स के लिए वन डे है। सही है क्या? हाँ, तो अगर 372 है तो कैसा आएगा? पहले 200 किलोमीटर के लिए वन डे और 172 किलोमीटर अप टू द नेक्स्ट 200 ऑल्सो वन मोर डे, सो 2 डेज आ जाएगा। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए कितना है रे? ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर्स ना। ओ माय गॉड, बहुत दिन आएंगे इसके तो। 20 किलोमीटर्स, 20 इंटू 20 तो नहीं, 20 इंटू 19 किलोमीटर्स आ जाएगा पहले। 20 इंटू 19 भी नहीं, 20 इंटू 18 लेती हूँ पहले। 20 इंटू 18 में करूँगी या 18 डेज हो जाएगा यहाँ पे फॉर एवरी 20 किलोमीटर, करेक्ट, एंड वन मोर डे आ जाएगा। 24 क्यों ले रहे हो आप? 24 थोड़ी आएगा, 19 डेज आएगा। या इसमें से आपको 20 किलोमीटर निकालना है। सो 20 इंटू 20 इज़ 400, तो ये 400 तो कवर ही नहीं हो रहा है ना। तो एवरी 20 किलोमीटर्स के लिए आपको वन डे देना पड़ेगा, बराबर है। आप सीधे से ये 19, आप सीधे से चाहे तो 372 डिवाइडेड बाय 20 करो, 19 आएगा। यस, अप टू 2020 वन डे आना ही है आपका, ठीक है। अभी डन। सो देखो 360 किलोमीटर्स मतलब 20 किलोमीटर, ऐसे 18 डेज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 360 कवर करोगे 18 दिन में, और उसके बाद बचेगा 12 किलोमीटर। तो अप टू 12 किलोमीटर वन डे, अप टू 20 किलोमीटर तक वन डे, तो टोटल 19 हो गया। अभी डन। अब लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। अभी डन। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा जी? GSTR 3B for the month of January has been filed by Messrs. Avisha Limited, a registered person, within the due date prescribed by the CGST Act 2017, which is on 20th February 2024. It came to the notice of the company that tax due for the month of Jan 24 has been paid short by 16,000. तो उन्होंने रिटर्न भर दिया, तब 16,000 से टैक्स शॉर्ट पे हुआ है। The shortfall of 16,000 has been paid through cash ledger and credit ledger of GSTR 3B of the month of February. तो मुझे जैन में भरना था, लेकिन मैंने अभी मुझे बाद में पता चला तो मैंने फेब में भरा। मेरी ग्रॉस लायबिलिटी वो 16,000, दिस 16,000 इज़ माई ग्रॉस लायबिलिटी। ये जितना मैंने कैश में पे किया इतना मैंने ITC यूज़ किया, और 4,000 इज़ माई नेट लायबिलिटी। उल्टा है, यहाँ पे याद रखना है। अगर रिटर्न ड्यू डेट पे भरा है तो आपको ग्रॉस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरा है तो आपको नेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एग्जाम में उल्टा ऐसे याद रखो। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न आप भरते हो, फिर भी आपका 16,000 मिस कैसे हो गया, तो आपने कुछ तो गड़बड़ करी है, तो फिर 16 पे टैक्स दे दो। लेकिन आपने रिटर्न ही लेट भरा है तो फिर ऑफकोर्स पेमेंट डिले हो गया, तो ITC तो था ही ऑलरेडी, तो सिर्फ नेट पे पैसे दे दो, फिर सिर्फ नेट पे इंटरेस्ट दे दो। तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल इफ एनी अंडर सेक्शन 50। अच्छा, दोनों जगह सब जगह इंटरेस्ट रेट नोटिफाइड इज 18%। GST में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो डे बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नॉट लाइक इनकम टैक्स। यू नो, इनकम टैक्स में वन डे डिलेज 1 मंथ, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ प्रॉपर डेज का वर्किंग होता है। तो जो आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है उसके अगले दिन से स्टार्ट होता है, और जिस दिन तक आप पेमेंट करते हो वो भी काउंट होता है। तो टिल दैट डेट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट payable under section 50. Give the effect of GSTR 3B
फॉर द मंथ ऑफ जैन हैड बीन फाइल बिलेटेडली ऑन 20 मार्च, बाकी सब चीज़ें सेम है. कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट रुपी एज 2024 इज अ लीप ईयर, गिव इफेक्ट टू द सेम. जैसे फेब का कैलकुलेशन करोगे फेब 24 तो इट्स अ लीप ईयर, लेकिन अगर मेरे जो मे अटेम्प्ट वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए लीप ईयर नहीं आएगा, तो आप उतना 1 डे का चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट. रिटर्न मतलब GSTR 3B. तो जैन के मंथ का है, तो रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट, देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड. ये आपकी हेडिंग है. तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी. सुप्रीत, हाय. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लायबिलिटी. सो 16,000 पे आएगा, दैट इज 16,000. बट लेट मी जस्ट सी द डीले. एंड डीले कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा? डीले विल बी काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट. जैन का रिटर्न है, आपने 20 तक भर दिया, सो डीले विल बी फ्रॉम 21 फेब टू आपने पेमेंट कब किया? जब आपने रिटर्न टाइम पे भरा तो आपने ये जो पेमेंट है आपने 20 मार्च को किया. इट वॉज पेड ऑन 20 मार्च. आपने जैन का रिटर्न 20 फेब तक भर दिया था, और अगले मंथ तक आपको जब फेब में रियलाइज़ हुआ तो आपने 20 मार्च को ये शॉर्टफॉल पे कर दिया. थैंक यू सुप्रीत. 21 फेब टू 20 मार्च. सो फेब में कितने दिन है? 21 से 29. सो 29 माइनस 21 प्लस उसको ऐड करना है. 9 डेज आएंगे फिर. फेब के 9 दिन. ओहो, ये फेब के 9 डेज आएंगे प्लस मार्च के 20. सो इज इट 29 डेज? देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी 16,000, 18% for 29 days divided by 366. Can you tell me how much is that coming to? एंड राउंडेड ऑफ बोला है ना नियरेस्ट रुपी में. हाँ, फेब के कैसे कैलकुलेट किए बेटा मैंने? फेब में मैंने लिया 29 माइनस 21 कम्स टू 8 प्लस 1 डे. मतलब अगर फिंगर पे काउंट करोगे तो 21, 22, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 9 आता है. और फिंगर्स पे काउंट करते हो तो 29 माइनस 21 8 आता है. दैट्स द रीज़न वाई दैट 1 डे इज एडेड. ओके, तो ये इंटरेस्ट आया 228. नहीं 230 नहीं करना है हर्षित, नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट 10 नहीं राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट रुपी. हाँ, अब दूसरा पार्ट. इफ रिटर्न GSTR 3B filed after due date. Then interest will be calculated on net liability. और नेट लायबिलिटी क्या है? नेट लायबिलिटी इज $16 माइनस ITC चार्ज 12. नेट लायबिलिटीज 12,000. डीले तो सेम ही रहेगा. डीले तो वही है 29 डेज का. Therefore interest is 12,000 पे 18%, 29 days divided by 366. So this comes to how much? Hi Darshan, 171.
ना इन केस माई स्टूडेंट्स ऑफ मे एग्जाम आर वॉचिंग, आपके लिए फेब 25 हो जाएगा, तो आपका जो डिले है वो 8 डेज़ का होगा। फेब के 8 डेज़ प्लस 20 डेज, सो 28 आएगा। दिस इज़ फॉर मे 25, सो मे 25 अगर है तो सो आपका जो डिले 16,000 इंटू 18% इंटू 28 डिवाइडेड बाय 365 आएगा। और इस तरफ आपका आएगा 12,000 इंटू 18% इंटू 28 डेज डिवाइडेड बाय 365. So of course you can calculate that and get it. This is May 25 onwards when you are watching this lectures. क्योंकि आपके लिए फेब 24 नहीं है ना, फेब 25 इज़ नॉट अ लीप ईयर, फेब 24 इज़ अ लीप ईयर. सो आई थिंक दिस इज़ डन. थैंक यू सो मच. प्लीज़ याद रखो जीएसटी में अमेंडमेंट का लेक्चर अच्छे से देखो. उसके बाद आपने थ्योरी में अकाउंट्स की थ्योरी करनी है, रिटर्न्स, इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट की थ्योरी करके जाना है. अकाउंट्स की तो बाय हार्ट लर्न करके जानी है. तो बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया वो 5 मार्क्स का, यू आर सॉर्टेड. एंड आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है. तो काशी मुझे अमाउंट बता रही है यहाँ 221. ओके, यस हर्षित यू कैन आस्क मी. ये 221 और यहाँ पे 166. थैंक यू. आंसर की पीडीएफ दे दूंगी. यस मैं दे दूंगी. आई विल गिव इट टू यू. Yup, I will give it to you. Yes, so anybody having any doubt beta? No? So thank you so much and keep studying. Amendment देख के जाओ, मैराथन लेक्चर्स देखो. अभी कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, थर्सडे को मैं आपको पेपर डिस्कशन के लिए मिलूंगी. जो पेपर आपको सॉल्व करना है मैं उसका डिस्कशन थर्सडे 5:30-6 मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगी कितने बजे. ठीक है? यस. रेंट फ्री अकोमोडेशन कौन से सजेस्टेड में, एक सेकेंड लेट अस क्लियर दिस. हर्षित मुझे बोलो कौन से सजेस्टेड आंसर में एक साथ किया है. हाँ हर्षित, लेट अस सॉल्व दैट. मुझे भी बताओ कौन से सजेस्टेड आंसर में दिया है कि पूरा ही ले लिया है. हर्षित मुझे बता जल्दी, बिकॉज आई वांट टू सी दैट कौन से सजेस्टेड में दिया है. तो मैं जब पेपर डिस्कशन करूंगी तो आपको बता दूंगी. हाँ मैं दे दूंगी आपको, पीडीएफ दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. आईसीआई के कौन से, अरे विवित्सु तो इज ओल्ड ना, विवित्सु का मत देखो, मुझे आईसीआई का बोलो. कंप्यूटेड का मतलब होता है डिडक्शन कैलकुलेट करके दिया है. तनुष्का, इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताना बहुत मुश्किल है. पीजीबीपी सैलरी, देन यू कैन डू पीजीबीपी सैलरी आप करो, टीडीएस, सेट ऑफ, क्लबिंग, ऐसा. हाँ हर्षित मुझे बता, बिकॉज आई वांट टू वेट, आई वांट टू नो, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी दिस मैसेज. देयर इज जस्ट नो रीजन व्हाई वी शुड डू दिस. कंप्यूटेड सैलरी के आगे कंप्यूटेड बोला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया. इनकम फ्रॉम एचपी कंप्यूटेड बोला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया. धीरेन बोलते हैं आपकी वजह से एग्जाम्शन मिला. क्या बात है धीरेन, कॉन्ग्रेचुलेशन. मेरी वजह से नहीं, आपको आपकी मेहनत की वजह से एग्जाम्शन मिला बेटा. हैंग हो गया क्या लेक्चर? आरटीपी नवंबर 22, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस. आरटीपी नवंबर 22 अपने लिए नहीं है ना. एक सेकेंड रुको. वो पुराना सोल्यूशन है. आरटीपी नवंबर 22, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस. बट मैं हैंग हो गई हूँ. बट एनीवेज वो पीवाईपी नवंबर 22 है. नवंबर 22 में वो प्रोविजन ही नहीं आया. वो प्रोविजन सिर्फ 23-24 में है. द प्रोविजन ऑफ टेकिंग हाफ इज इन 23-24. आई नो स्क्रीन पॉज हो गया मुझे पता है, बट एनीवेज अभी लेक्चर खत्म होने का टाइम आ गया है तो मैं कुछ करूँगी नहीं. आई विल जस्ट, यू कैन हियर मी, सो आई विल से टाटा बाय बाय. और बिल्कुल आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है.
10 और स्प्लिट करके ही करना है, क्योंकि नवंबर 22 का आप अगर सजेस्टेड देख रहे हो तो ऑब्वियसली तभी ये प्रोविज़न था ही नहीं। सो इट केम ओनली इन 23-24 के ईयर में आया, ठीक है। 1 डे बिफोर की स्ट्रैटेजी अगले वीडियो में बना के देती हूँ, कभी ना कभी तो बना के दूंगी, डोंट वरी, अभी टाइम है 1 डे बिफोर के लिए, तो मैं स्ट्रैटेजी दे दूंगी आपको 1 डे बिफोर की। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थर्सडे को मिलेंगे पेपर डिस्कशन के लिए, बाय।